नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित ऑथेंटिक पुस्तक है उसका भाग 2 का चैप्टर 3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में 1 से लेकर 5 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरे भाग में हमने 6, 7, 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना चैप्टर नंबर 9 का जो है इसमें हम देखने वाले हैं सामान्य प्रवृत्तियाँ। इसमें सुझाव, अनुकरण व सहानुभूति। पहले हम सामान्य प्रवृत्तियों का क्या अर्थ होता है वो हम देख लेते हैं। मैकडूगल महोदय ने सुझाव, अनुकरण और सहानुभूति को सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों की संज्ञा दी है। तो मैकडूगल ने इनको सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियां माना है। किनको? सुझाव, अनुकरण और सहानुभूति को। डमविल महोदय ने इनको मानव स्वभाव की सामान्य प्रवृत्तियां बताया है। ये प्रवृत्तियां जो होती है ये जन्मजात होती हैं, ना कि अर्जित, और सामान्य रूप से सभी सामान्य परिस्थितियों में ये प्रवृत्तियां सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। फिर रायबर्न महोदय ने कहा है कि सामान्य प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि सामान्य प्रवृत्तियां जो है ये मूल प्रवृत्तियां नहीं हैं। तो सामान्य प्रवृत्तियों को मूल प्रवृत्तियां नहीं मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं रायबर्न महोदय। ये विशेष प्रकार का व्यवहार है, पर ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा अनेक विभिन्न प्रकार का व्यवहार इनके द्वारा जागृत किया जा सकता है। कि ये जो प्रवृत्तियां हैं ये व्यवहार को जागृत करने का साधन है, इसलिए इनको सामान्य न कि विशिष्ट प्रवृत्तियां कहा जाए। कि ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं, ना कि विशिष्ट प्रवृत्तियां। दोनों प्रवृत्तियों में से प्रत्येक का अपना स्वयं का एक विशिष्ट स्वरूप माना जाता है। इनमें जो सामान्य बात है वह स्वयं प्रवृत्तियां नहीं हैं, वरन वे प्रतिक्रियाएं हैं जिनको वे उत्पन्न करती हैं। फिर हम देखने वाले हैं मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्तियों में क्या अंतर है। तो भाटिया के अनुसार मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में स्वाभाविक, जन्मजात और सामान्य होती हैं। फिर भी क्या होता है, दोनों में अंतर होता है, दोनों एक जैसी नहीं होती हैं। इनमें क्या अंतर है कि मूल प्रवृत्तियों से एक विशेष प्रकार का संवेग इनसे संबंधित रहता है, और सामान्य प्रवृत्तियों में क्या होता है, कोई भी संवेग इनसे संबंधित नहीं रहता है। दूसरा अंतर है, मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो विशेष परिस्थितियों में ही जागृत होती हैं, जबकि जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो कैसी भी परिस्थिति हो उन सभी में वो जागृत हो जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो व्यवहार की विशिष्ट विधियां मानी जाती हैं, जबकि जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो व्यवहार को जागृत करने की विशिष्ट विधियां मानी जाती है। फिर आगे जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियां इनमें अंतर मानने में इन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। इसका प्रमुख कारण इन्होंने क्या माना है कि कुछ विशेष मूल प्रवृत्तियों में, जैसे कि जिज्ञासा, रचनात्मक और संचय, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनमें इनसे संबंधित संवेग की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो ये 3 मूल प्रवृत्तियां हैं,
इनमें संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अतः मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में केवल मात्रा का अंतर है, उनमें प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसी के आधार पर जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर पूर्ण नहीं जान पड़ता। फिर आगे हम देखेंगे सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार कि ये कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने इनके 4 प्रकार बताए हैं। पहला है सुझाव, दूसरा अनुकरण, तीसरा सहानुभूति और चौथा है खेल। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रोस महोदय ने आदत या जानी हुई बात को दोहराने की प्रवृत्ति को और डमविल ने सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति को सामान्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया है। तो रोस महोदय ने भी एक प्रवृत्ति इसमें बढ़ा दी है, आदत, और उसी प्रकार डमविल महोदय ने भी इसमें एक प्रवृत्ति बढ़ा दी है। तो ये प्रवृत्तियाँ इन्होंने 5-5 मान ली हैं। फिर हम आगे देखें सुझाव जो मूल प्रवृत्ति है, पहले उसका अर्थ व परिभाषा हम देख लेते हैं। सुझाव एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण हम दूसरे व्यक्ति के विचार को बिना तर्क किए हुए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमें कोई बात बताता है तो हम उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं और उसके अनुसार कार्य या व्यवहार हम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि माँ अपने बच्चे से कहती है कि अंदर चलो आंधी आ रही है, तो बच्चा उसके सुझाव को मानकर अंदर चला जाता है। हम सुझाव के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ विचारकों की परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहली है मैकडूगल महोदय की। इन्होंने सुझाव के बारे में क्या कहा है कि सुझाव जो है ये संदेश वाहन की वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप दिया गया संदेश उचित तार्किक आधार के बिना भी विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये मैकडूगल महोदय ने बताया है। फिर स्टर्ट व ऑकडन ने क्या परिभाषा दी है कि सुझाव वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि उन्हें स्वीकार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। किम्बल यंग के अनुसार क्या है कि सुझाव जो है ये संदेश वाहन का एक ऐसा संकेत है जो शब्दों, चित्रों या ऐसे ही किसी माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अनाधारित या अतार्किक होते हुए भी इसको स्वीकार कर लिया जाता है। फिर हम सुझाव के प्रकार देखने वाले हैं कि सुझाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है भाव चालक सुझाव। ये जो सुझाव है हमारे अचेतन मस्तिष्क में जन्म लेता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो ये भाव चालक जो है ये अचेतन मस्तिष्क में इसका जन्म होता है और ये हमें प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में हम समझें तो नृत्य देखते समय हमारे जो पाँव हैं, पर मतलब पाँव, वो अपने आप थिरकने लगते हैं। तो ये भाव चालक का ही उदाहरण है। दूसरा प्रतिष्ठा सुझाव। इस सुझाव का आधार व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा क्या होता है? मान सम्मान। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जवाहरलाल नेहरू के सुझावों का देश के कोने कोने में स्वागत किया जाता था, तो ये उनकी प्रतिष्ठा थी। फिर है अगला प्रकार आत्म सुझाव, मतलब स्वयं का सुझाव। इस सुझाव में व्यक्ति स्वयं अपने को सुझाव देता है। किस प्रकार देता है कि यदि रोगी अपने को यह सुझाव देता रहता है कि वह अच्छा हो रहा है, तो वो शीघ्र ही अच्छा
हो जाता है, क्योंकि वो चिंता से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति लगातार परीक्षा में असफल होता है और वो ये स्वयं ठान लेता है कि अब की बार मेरे को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो वो ज़रूर उत्तीर्ण होता है। अगला जो प्रकार है वो है सामूहिक सुझाव। इस प्रकार का सुझाव जो है ये व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दिया जाता है। जैसे कि हड़ताल के समय छात्र सामूहिक सुझाव के कारण ही अनुशासनहीनता के कार्य करने लगते हैं, कि ये अकेले व्यक्ति का नहीं बल्कि ये सामूहिक होता है। सामूहिक में सभी मिलकर इसे करते हैं। फिर है प्रतिषेध सुझाव। इस सुझाव का प्रभाव विपरीत होता है, कि जिस व्यक्ति को ये सुझाव दिया जाता है वह उसके अनुसार कार्य न करके उसके विपरीत मतलब उसका उल्टा कार्य करता है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि किसी छोटे बच्चे से किसी वस्तु को न छूने को कहा जाए तो वो बच्चा उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है और उसको छूकर ही वो मानता है, कि हम उसे मना करेंगे तो वो ज़्यादा करता है। फिर है प्रत्यक्ष सुझाव। इसमें क्या होता है, लक्ष्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि धार्मिक उपदेशों और व्यापारिक विज्ञापनों में इसी प्रकार का सुझाव दिया जाता है। फिर है अप्रत्यक्ष सुझाव। इस सुझाव में लक्ष्य को स्पष्ट नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष में तो स्पष्ट किया जाता है मगर अप्रत्यक्ष में स्पष्ट नहीं किया जाता। इसके विपरीत ऐसी भूमिका बांधी जाती है कि लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, तो इसमें लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बताया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो होशियार बुद्धिमान बच्चे होते हैं, यदि कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो वे उसे देखने की स्पष्ट मांग न करके कहते हैं कि लोग बॉबी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ बॉबी क्या है, उस मूवी का नाम है कि इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ताकि घर वाले उनको वो फिल्म दिखाने ले जाएं। अगला जो सुझाव है वो है सकारात्मक सुझाव। ये जो सुझाव है ये किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि सीधे खड़े हो, तो ये सुझाव दिया गया है जो सकारात्मक है, कि इसमें कार्य करने की प्रेरणा उसे दी गई है। फिर है नकारात्मक सुझाव। यह सुझाव किसी कार्य को न करने का आदेश देता है, मतलब मनाही का आदेश देता है। जैसे फूल तोड़ना मना है, तो यह निषेध का बोध कराने वाला नकारात्मक सुझाव होता है। फिर हम देखें कि सुझाव का जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है। तो रेबर्न ने लिखा है कि सुझाव का व्यापारिक महत्व बहुत ही अधिक है। बालक का व्यवहार मुख्यतः इसी के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। बालक उसी प्रकार सीखता हुआ कार्य करता है और विश्वास करता है जैसा उसे सुझाव दिया जाता है। अतः सुझाव का बालक और शिक्षक दोनों के लिए विशेष महत्व है। यह दोनों की नाना प्रकार से मतलब विभिन्न प्रकार से ये इसकी सहायता करता है। पहला है नए विचार प्रदान करने में ये सहायता करता है। टेटिंग के अनुसार शिक्षक बालकों को नए विचार प्रदान करने के लिए सुझाव का प्रयोग कर सकता है, पर उसे जो सुझाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से देने चाहिए। इसके लिए उसे शिक्षण के समय चित्रों, चार्टों आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो महत्व है वो है साहित्य शिक्षण में सहायता। रेबर्न महोदय के अनुसार साहित्य के शिक्षण में सुझाव का बहुत महत्व है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि शिक्षक जो है वो कविता पाठ की अपनी विधि से बालकों को वांछित भावनाओं का सुझाव देकर उनको जागृत
कर सकता है। अगला महत्व है विभिन्न विषयों के शिक्षण में सहायता। अगला जो महत्व है वह है वातावरण निर्माण में सहायता। रायबर्न के अनुसार सुझाव द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि ऐसे कमरे में इतिहास की शिक्षा देना बहुत सरल होता है, जिसमें टंगे हुए चित्र, चार्ट, नक्शे इतिहास का संकेत देते हैं, न कि विज्ञान कक्ष में जिसमें इतिहास का कोई वातावरण नहीं है। तो ये वातावरण निर्माण में भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। अगला इसका महत्व है रुचियों के विकास में सहायता देना। रायबर्न के अनुसार सुझाव जो है वो बालकों की रुचियों का विकास और विस्तार करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि शिक्षक जो है वो इतिहास पढ़ाते समय साहित्य, नागरिक शास्त्र, विज्ञान आदि की पुस्तकों का सुझाव देकर इन विषयों में बालकों की रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगला महत्व है मानसिक विकास में सहायता। रायबर्न के ही अनुसार शिक्षक जो है वो सुझाव द्वारा बालकों में शिक्षा, कलाकार्य, सौंदर्य, संस्कृति, विद्यालय साहित्य आदि के प्रति उत्तम मानसिक दृष्टिकोणों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार वह सुझाव की सहायता से उनका मानसिक विकास कर सकता है। अगला है चरित्र निर्माण में सहायता। रायबर्न महोदय के अनुसार ही चरित्र के सामान्य विकास और सबलता में सुझाव अति महान कार्य वो करता है। रायबर्न का कथन है कि शिक्षक अपने ज्ञान और सम्मान के कारण प्रतिष्ठा सुझाव देने की स्थिति में वो होता है। अतः वह सुझाव द्वारा बालकों की अच्छे कार्यों, अच्छी आदतों, अच्छे विचारों में उनमें रुचि जागृत कर सकता है। इस प्रकार वह उनका नैतिक और चारित्रिक विकास करता है। अगला महत्व है व्यक्तित्व निर्माण में सहायता। रायबर्न के शब्दों में सुझाव मानसिक, नैतिक और संवेगात्मक क्षेत्रों में शक्तिशाली होता है। अतः शिक्षक सुझाव द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। सहायता। रायबर्न का कथन है कि विद्यालय कक्षा में अनुशासन सुझाव का साधारण उदाहरण है। अपने कथन की व्याख्या करते हुए रायबर्न ने लिखा है कि शिक्षक के आदेश में अनुशासन या अनुशासनहीनता का सुझाव निहित रहता है। घबराए हुए शिक्षक के आदेश में अनुशासनहीनता का और आत्मविश्वासी शिक्षक के आदेश में अनुशासन का स्पष्ट सुझाव होता है। अगला महत्व है गुरु शिष्य संबंध में सहायता। डमविल महोदय का मत है कि सुझाव साधारणतः आदेश से उत्तम होता है। आमतौर पर बड़े छात्र आदेश को पसंद नहीं करते हैं, फलतः आदेश शिक्षक और छात्रों में मधुर संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। अतः वेल्टन महोदय का मत है कि जैसे जैसे बालक की बुद्धि, दूरदर्शिता और आत्मनियंत्रण में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे शिक्षक द्वारा सुझाव देने का ही नियम बनाया जाए। तो ये जो है ये सुझाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। फिर सुझाव के संबंध में एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हुए रायबर्न ने लिखा है कि हमें सदैव इस संबंध में सावधान रहना चाहिए कि हमारे सुझाव सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं। तो रायबर्न महोदय ने कहा कि हमारे जो सुझाव है वो हमेशा सकारात्मक ही होने चाहिए। इसका कारण यह है कि नकारात्मक सुझाव देने से बालकों की जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, साथ ही वे इससे विपरीत कार्य करने
लगते हैं। तो ये सुझाव यहाँ समाप्त हो चुका है। अब है अनुकरण का अर्थ व परिभाषा। अनुकरण का सामान्य अर्थ है किसी कार्य या वस्तु की नकल करना। आपने देखा होगा बच्चे सबसे अधिक नकल करते हैं। दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण बात है, जैसे कि दूसरों को दौड़ते देखकर दौड़ना, जिधर दूसरे देख रहे हैं उसी ओर स्वयं भी देखना। तो यही क्या है, अनुकरण है। अभिप्राय यह है कि वे सभी कार्य जो हम चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुरूप करते हैं, उनको देखकर सीखते हैं, वही अनुकरण कहलाता है। हम अनुकरण के नीचे कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं। सबसे पहले रेबर्न महोदय की है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। आंतरिक व्यवहार तो हमें दिखाई नहीं देता, बाह्य व्यवहार जो है वो सभी को दिखाई देता है, और जैसा बड़ा आदमी करता है वैसे छोटे बच्चे उसकी नकल करके वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो ये बाह्य व्यवहार रेबर्न ने माना है। मिड ने क्या कहा कि दूसरे व्यक्ति के कार्यों या व्यवहार को जानबूझकर अपनाना ही अनुकरण है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जानबूझकर बड़ों के जैसे कार्य करना चाहते हैं। हेड महोदय ने अनुकरण के बारे में लिखा है कि अनुकरण सामाजिक सुझाव की उपजाति है। यह बाह्य क्रिया के लिए दिया गया एक विचार है जो प्राप्त करने के बाद क्रियान्वित किया जाता है। फिर अनुकरण के प्रकार कि अनुकरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैकडूगल महोदय ने अनुकरण के मुख्य रूप से 5 प्रकार बताए हैं। पहला है सहज अनुकरण। ये जो सहज अनुकरण है ये दूसरे व्यक्ति के भाव के कारण किया जाता है। इसमें सहानुभूति का प्रमुख स्थान होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें तो एक बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर दूसरा बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। भीड़ में एक या अधिक व्यक्तियों को अनुचित कार्य करते हुए देखकर दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी वैसा ही किया जाना। तो ये क्या है, ये सभी सहज अनुकरण है। दूसरा है भाव चालन अनुकरण। भाव चालन अनुकरण जो है ये अपने स्वयं के भावों के कारण किया जाता है, ना कि किसी दूसरे का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में हम देखें कि बालकों द्वारा शिक्षक के हास्यास्पद कार्य या व्यवहार का दोहराया जाना। तो ये भाव चालन अनुकरण है। फिर देखें तीसरा अनुकरण जो है वो विचारपूर्ण अनुकरण होता है। इस अनुकरण में जानबूझकर अनुकरण किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अपना आदेश मानकर उसकी क्रियाओं का अनुकरण करना। कि कोई व्यक्ति या बालक क्या करता है, किसी महान नेता को अपना आदर्श मानकर, महान अभिनेता को अपना आदर्श मानकर वैसा ही कार्य करने लगता है। अगला जो अनुकरण है वो होता है प्रतिरूप अनुकरण। प्रतिरूप अनुकरण में ध्यान क्रिया पर केंद्रित न रहकर उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित रहता है। तो इसमें कार्य पर ध्यान केंद्रित ना होकर वो कार्य जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम इसको देखें कि बालक किसी व्यक्ति को आग में कागज जलाते हुए देखकर स्वयं कागज जलाकर उसका प्रभाव देखता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति ने कागज जलाया है, तो वो भी वैसा ही काम करता है। फिर है शिशुओं का अनुकरण कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका अनुकरण। ये बहुत छोटे बच्चों का अनुकरण है और किसी प्रकार की भावना ये इसके द्वारा व्यक्त नहीं की जाती। उदाहरण के रूप में हम देखें कि किसी व्यक्ति को जीभ निकालते देखकर बच्चे का अपनी जीभ निकालना, यह बिल्कुल शुद्ध प्रकार का अनुकरण माना जाता है। फिर आगे हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि अनुकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। तो जेम्स महोदय का कथन है कि अनुकरण और आविष्कार ये ही ऐसे 2 साधन हैं जिसकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। केवल मानव जाति के लिए वरन उनके अंग
बालक के लिए भी अनुकरण की उपयोगिता का परिचय हमें मिलता है। वस्तुतः बालक की शिक्षा और विकास में अनुकरण के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। हम इस महत्व का दिग्दर्शन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत नीचे हम कर रहे हैं। पहला है कुशलता की प्राप्ति। डमवेल महोदय के अनुसार अनुकरण ही ऐसी वह विधि है जिसके द्वारा हम अनेक क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की कुछ क्रियाएं कौन कौन सी हैं? बोलना, खेलना, लिखना, चित्र बनाना आदि। बालक इन क्रियाओं में दूसरे बालकों और शिक्षक का अनुकरण करके इन कार्यों में अपनी जो कुशलता है वो प्राप्त करता है। दूसरा महत्व है नैतिकता की शिक्षा। रेबर्न महोदय के शब्दों में अनुकरण का नैतिक क्षेत्र में वही कार्य है जो मानसिक क्षेत्र में होता है। तो नैतिक और मानसिक क्षेत्र में समान कार्य ही अनुकरण होता है। बालक अपने माता पिता, शिक्षक आदि की नैतिक बातों को अनुकरण के द्वारा ही वो सीखता है। अतः घर और विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को उत्तम नैतिक शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला जो महत्व है वह है अच्छे आदर्शों की शिक्षा। डमवेल महोदय के अनुसार बालक शिक्षक के कार्यों, शारीरिक गतियों, वेशभूषा, व्यवहार आदि का अनुकरण करके अच्छी या बुरी बातें वो सीखता है। अतः शिक्षक को सब बातों के अच्छे आदर्श उपस्थित करके बालक को अनुकरण द्वारा उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। अगला जो महत्व है वह है सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। फ्लेमिंग के अनुसार बालक सामाजिक व्यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख सकता है। अतः शिक्षक को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं, पर्यटनों आदि की व्यवस्था करके बालक को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसे अनुकरण द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा मिल सके। मानसिक विकास का साधन। स्टाउट महोदय के अनुसार मानसिक विकास के लिए अनुकरण की प्रक्रिया का बहुत ही अधिक महत्व होता है। बालक अनुकरण के द्वारा ही अपने माता पिता, शिक्षक, साथियों और समाज से अनेक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास वो करता है। अतः शिक्षक को विद्यालय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिनसे बालक अनुकरण द्वारा अधिक से अधिक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास कर सके। अगला महत्व है स्पर्धा उत्पन्न करने का साधन। बालक में अनुकरण करते समय दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम स्पर्धा कहते हैं। यदि बालक आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहन दे और उस बालक की ईर्ष्या को वो दमन करे, उसको दबाए। अगला महत्व है आत्म अभिव्यक्ति का साधन। रॉस महोदय के अनुसार अनुकरण मौलिक आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। रॉस का कथन है कि शिक्षक को विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करके बालक को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। ऐसा करके वह बालक में निहित योग्यताओं का विकास कर सकता है। अगला महत्व है व्यक्तित्व निर्माण का साधन। अनुकरण व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में नंद महोदय ने लिखा है कि अनुकरण व्यक्तित्व के निर्माण का प्रथम चरण माना जाता है। अनुकरण का क्षेत्र जितना ही अधिक उत्तम होगा उतना ही अधिक व्यक्तित्व का विकास हमें देखने को
मिलता है। फिर आते हैं सहानुभूति की। सहानुभूति का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। सहानुभूति शब्द का प्रयोग साधारणतः उस समय किया जाता है जब हमारे हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति कोमल भावना का उदय होता है, कि हमारे हृदय में, हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति भावना उमड़ती है, वही सहानुभूति है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सहानुभूति को एक विशेष प्रकार का संवेग माना है। इसका अभिप्राय यह है कि दूसरे व्यक्तियों में एक प्रकार का संवेग देखकर हम भी उस संवेग का अनुभव करने लगते हैं। यही क्या है? सहानुभूति है। उदाहरण के रूप में देखें तो हम देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर और दूसरे व्यक्ति को सुखी देखकर हम भी वैसा ही अनुभव करते हैं। हम वैसा अनुभव ना करके उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वैसा ही करना तो क्या होता है? अनुकरण होता है। तो हम उनके दुख को देखकर उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं और उनका साहस बढ़ाते हैं। वही क्या है? सहानुभूति है। रेबन महोदय ने सहानुभूति के बारे में लिखा है कि दूसरों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले किसी संवेग को हम में उत्पत्ति, यही क्या है? सहानुभूति है। अकोलकर महोदय ने सहानुभूति का अर्थ बताया है कि उसी प्रकार के संवेग का अनुभव करना जिसका अनुभव दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो वही सहानुभूति है। क्रो एंड क्रो ने सहानुभूति का अर्थ बताते हुए लिखा है कि सहानुभूति जो है ये एक प्रकार का संवेगात्मक प्रदर्शन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखने का और उसके सुख या दुख की भावनाओं का अनुभव करने का प्रयास हमेशा करता रहता है। फिर हम आगे देखें सहानुभूति के प्रकार कौन कौन से हैं। सहानुभूति का जो पहला प्रकार है वो आता है सक्रिय सहानुभूति। इसमें हम देखेंगे सक्रिय सहानुभूति में जो क्रियाशीलता होती है और हम दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि भूखे भिखारी को देखकर दया आ जाना और उसे भोजन देना, यह सक्रिय सहानुभूति होती है। निष्क्रिय सहानुभूति। निष्क्रिय सहानुभूति में क्या होता है? क्रियाशीलता बिल्कुल नहीं पाई जाती। उदाहरण के रूप में हम देखें कि हम दुखी मनुष्य को देखते जरूर हैं पर उसकी कोई सहायता हम नहीं करते हैं, तो ये निष्क्रिय सहानुभूति है। हम उससे केवल सहानुभूति के 2-4 शब्द कह देते हैं कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ और चले जाते हैं। इस प्रकार निष्क्रिय सहानुभूति मौखिक और कृत्रिम दोनों होती है। तो जो निष्क्रिय सहानुभूति है इसके 2 भेद होते हैं, मौखिक और कृत्रिम। फिर आती है व्यक्तिगत सहानुभूति। व्यक्तिगत सहानुभूति एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति ये हमें दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि मुसीबत में फंसी किसी बेबस लाचार स्त्री को देखकर लगभग सभी लोग उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, तो यही क्या है? व्यक्तिगत सहानुभूति कहलाती है। फिर है सामूहिक सहानुभूति। व्यक्तिगत और सामूहिक में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। सामूहिक अनुभूति एक समूह में सब व्यक्तियों द्वारा कम या अधिक मात्रा में किसी घटना या परिस्थिति के प्रति व्यक्त की जाती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम देखते हैं इसका उदाहरण। बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते समय सामूहिक सहानुभूति अपने स्पष्ट रूप में हमको दिखाई देती है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने में हम समूह के रूप में वहाँ जाते हैं और वहाँ उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर आता है सहानुभूति का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है वो हम देख लेते हैं। तो शिक्षा में सहानुभूति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए B.N. झा ने लिखा है कि वे सब शिक्षक जो कक्षा
में बालकों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपनी सफलता के लिए मौलिक निष्क्रिय सहानुभूति की प्रवृत्ति पर वो निर्भर रहते हैं। झा के इन शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि शिक्षक और बालक दोनों के लिए सहानुभूति का अत्यंत महत्व है। अब हम देखते हैं ये सहानुभूति जो है, इस सहानुभूति के महत्व का बहुमुखी स्वरूप कैसा है। पहला बिंदु है शिक्षक की सहानुभूति बालकों को शीघ्र और तन्मय होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि बालक जो है वो जल्दी ही उस कार्य में लीन हो जाता है और वो उस कार्य को तुरंत करता है। मैकडूगल के अनुसार सहानुभूति का महत्व है कि शिक्षक की सहानुभूति बालकों के कार्य को शांतिमय बनाती है, उनको शांति प्रदान करती है। झा के अनुसार शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को एक दूसरे से अपना संबंध समझने और फलस्वरूप सामाजिक समूह का सदस्य बनने में उनकी सहायता देता है। झा के अनुसार शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास वो कर सकता है। अगला बिंदु है शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों को सरलता से नियंत्रण में रखने के कारण अनुशासन की समस्या का समाधान वो कर सकता है। थाउलेस के अनुसार क्या है, शिक्षक बालकों में सहानुभूति का गुण उत्पन्न करके उनको सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में वो उसे सहायता दे सकता है। ड्रमंड एंड मेलन के अनुसार क्या है कि शिक्षक बालकों में सहानुभूति का विकास करके उनको नैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। अगला जो महत्व है वह है डमविल के अनुसार शिक्षक बालकों की सहानुभूति जागृत करके उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वह अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उनके विचारों और भावनाओं को जान सकता है, अतः वह उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगला महत्व रोस महोदय के अनुसार है कि शिक्षक के लिए सहानुभूति वो साधन है जिससे यह बालकों को एक दूसरे के निकट संपर्क में लाकर उनमें सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। उपयुक्त विवेचन से ये सिद्ध हो जाता है कि शिक्षक में सहानुभूति का गुण होना बहुत ही जरूरी है। इस गुण के अभाव में वह शिक्षक योग्यतम व्यक्ति होने पर भी अपने कार्य में वो हमेशा असफल ही रहेगा। इसलिए रोस महोदय का परामर्श है कि जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक बनना ही नहीं चाहिए। तो शिक्षक में सहानुभूति का गुण अवश्य होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनके आंसर देने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।